16 साल, जी हाँ, पूरे 16 साल के लंबे इंतजार और बातचीत के बाद आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड ने एक बहुत बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत कर ही दिए हैं। इसकी कहानी आप सोचिए 2010 से चल रही थी और अब जाकर ये मुमकिन हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है इस डील में जो इसे इतना खास बना रहा है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसे कोई मामूली ट्रेड डील नहीं समझा जा रहा। खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता कहा है। और जब किसी देश का लीडर इतनी बड़ी बात कहता है तो ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ व्यापार के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। तो इस डील की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? वो है ये नंबर 100%। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले हर एक सामान पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 0। ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक जबरदस्त खबर है और यहीं से इस पूरी डील की अहमियत समझ में आने लगती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये एफटीए या मुक्त व्यापार समझौता आखिर होता क्या है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये दो देशों के बीच एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को खत्म कर देता है। लेकिन आज के ज़माने के एफटीए सिर्फ सामान तक ही सीमित नहीं है और ये भारत न्यूजीलैंड डील इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें सर्विसेज से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए अब इस समझौते को जरा खोल कर देखते हैं। आखिर वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर ये नई साझेदारी टिकी हुई है? ये समझौता 5 मजबूत स्तंभों पर बना है। पहला, जाहिर है, गुड्स यानी सामान का व्यापार। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा सर्विसेज यानी आईटी, टूरिज्म जैसी सेवाएं, फिर निवेश, लेबर मोबिलिटी यानी हमारे प्रोफेशनल्स का वहां जाकर आसानी से काम कर पाना, और रेगुलेटरी कोऑपरेशन भी इसका हिस्सा है। ये दिखाता है कि ये डील कितनी गहरी और दूर की सोच रखकर बनाई गई है। सामान के व्यापार में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। भारत को तो न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री एंट्री मिल गई, लेकिन हमने अपने दरवाजे सिर्फ 95% ही खोले। अब सवाल ये है कि वो 5% क्यों बचाए? वो इसलिए ताकि हमारे डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर को बचाया जा सके। ये नेगोशिएशन की एक बहुत बड़ी जीत है। तो भारत को इससे क्या क्या मिला? सबसे पहले तो हमारे सर्विसेज सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, खासकर आईटी और फाइनेंस में। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेगा। और तीसरा, हर साल 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वर्क वीजा के दरवाजे भी खुल गए हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसकी वजह से यह समझौता इतने सालों तक अटका रहा, और वो मुद्दा था डेयरी। ये सवाल सबके मन में है ना, कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस समझौते को फाइनल करने में 16 साल लग गए? देखिए, ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 2010 में बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन बार बार रुकती रही। पर फिर पिछले साल यानी 2025 में जब बातचीत दोबारा शुरू हुई तो एक गजब की तेजी देखने को मिली, और नतीजा, सिर्फ 9 महीने के अंदर ही ये डील फाइनल हो गई। तो वो मूल संघर्ष क्या था? असल में एक तरफ था न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा और मॉडर्न डेयरी उद्योग जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ था भारत का घरेलू डेयरी सेक्टर जिसे सस्ते विदेशी माल से बचाना हमारी प्राथमिकता थी। इस संघर्ष की वजह समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है, 8 करोड़। जी, भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों का रोजगार सीधे सीधे डेयरी सेक्टर से जुड़ा है, और इनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। सोचिए, अगर न्यूजीलैंड से सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाती तो इन सब की रोज रोटी पर कितना बड़ा संकट आ सकता था। तो फिर रास्ता कैसे निकला? एक बहुत ही समझदारी भरे समझौते से। भारत ने साफ कर दिया कि डेयरी और चीनी जैसे हमारे सबसे संवेदनशील सेक्टर्स इस डील से पूरी तरह बाहर रहेंगे। बदले में न्यूजीलैंड को मांस, ऊन और कुछ फलों जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार में थोड़ी और जगह दी गई। एक बैलेंस्ड डील। चलिए अब व्यापार और अर्थशास्त्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस साझेदारी के बड़े यानी भू राजनीतिक महत्व को समझते हैं। देखिए, ये डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार के बारे में नहीं है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करती है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहते हैं, और ये समझौता उस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये भारत की विदेश नीति में एक अहम बदलाव का भी संकेत है। याद है जब भारत ने आरसीईपी जैसे बड़े ट्रेड ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया था? लेकिन अब लगता है कि रणनीति बदल गई है। अब हम एक एक करके मजबूत देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं।
तो डील तो हो गई, लेकिन आगे की राह कैसी है? इसके लक्ष्य क्या हैं और क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। लक्ष्य बहुत एम्बिशियस है। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $2.4 बिलियन का है, जिसे अगले 5 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा यानी $5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। लेकिन हाँ, राह में कुछ संभावित मुश्किलें भी हैं। जैसे अगर न्यूजीलैंड से इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा तो व्यापार घाटे का खतरा हो सकता है। कुछ किसान संगठन भविष्य में इसका विरोध कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती होगी इन नियमों को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू करना। और आखिर में इस समझौते की सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं, और वो है इसकी रफ्तार। इतने सारे मुद्दों को समेटने वाला एक इतना जटिल समझौता सिर्फ 9 महीनों में फाइनल कर लिया गया। ये वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। और यहीं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतनी तेजी से किया गया ये व्यापक समझौता भारत के भविष्य की वैश्विक व्यापार रणनीति का नया मॉडल है? क्या आने वाले समय में हमें और भी ऐसे ही तेज तर्रार और संतुलित समझौते देखने को मिलेंगे? ये एक सोचने वाली बात है, जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।